नमस्कार, मनुदेल सिरा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना टॉपिक है चिंतन। चिंतन के बारे में हम पढ़ेंगे। चिंतन क्या होता है, चिंतन की परिभाषाएं किन किन ने दी, चिंतन को 2 वर्गों में डिवाइड किया गया है, वो कौन कौन से हैं, फिर चिंतन की जो उपयोगिता है वो किस प्रकार से हैं। तो सबसे हम देखते हैं पहले चिंतन की जो परिभाषा है। चिंतन होता क्या है? चिंतन हमारे माइंड में जो कुछ भी चलता है हम उसे क्या बोलते हैं? चिंतन। आप जैसे बोलते हैं एग्जाम के टाइम में कि मैं क्या कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ। सोचते हैं आप, सोचना ही क्या है? चिंतन होता है। अब इसकी परिभाषाएं दी है अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मनोवैज्ञानिकों ने। तो सबसे पहले रोस ने क्या कहा है? रोस यानी गुस्सा करना। तो आप क्या करोगे, जब आप में ज्ञान होगा, फिर आपको कोई डांटेगा तो अब आप क्या करते हो? रोस करते हो। ज्ञान की वजह से तो आपको पता लगा कि इस व्यक्ति ने आपको डांटा है या फिर इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कमेंट किया है, तो उसी की वजह से आप क्या करते हो? रोस करते हो। ऐसे याद रख लेना इसको। रोस ने क्या कहा है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया होती है। जब आपको ज्ञान हुआ, किसी ने आप पे कमेंट किया है, किसी ने आपको ऐसे बोला, गलत बोला, तब आपको उसको क्या करते हो? मानसिक क्रिया। आपको जब ज्ञान हुआ तब उसमें मानसिक क्रिया हुई और आपने रोष प्रकट किया। इसको परिभाषा एक आपको याद हो गई होगी शायद, मुझे लगता है। रोष ने क्या कहा है कि चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया होती है। वुडवर्थ, वुड यानी गुड से समझ लेना कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक क्रिया है। गुड कब होगा, आपको गुड फील कब होगा? जब आपने चिंतन किया। चिंतन करने के बाद ने आपने क्या कर लिया? समस्या का हल ही खोज लिया। तो आपको क्या क्या कहलाएगा? वो चीज़ें क्या होंगी? गुड होंगी। तो वुडवर्थ ने क्या कहा है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया होती है। रोस ने क्या कहा है कि ज्ञानात्मक पक्ष ही क्या होता है? एक मानसिक क्रिया है, वही चिंतन है। वुडवर्थ ने कहा है समस्या का हल खोज लिया, और ये किसी हुआ? मानसिक प्रक्रिया से हुआ। ये किसने कहा है? वुडवर्थ ने। तो ये दोनों परिभाषाएं आपको याद हो गई होंगी शायद। कॉल सैनिक ने क्या कहा है? कॉल सैनिक किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को, आपका जैसे फ्रेंड है, राम और श्याम दोनों फ्रेंड हैं। राम ने श्याम को कॉल किया तो उसके दिमाग में क्या बनी? उसकी संकल्पना, उसका कॉन्सेप्ट, यानी उसने कल्पना कर ली कि मेरे सामने राम बैठा है। तो उसी तरह से राम और श्याम ने आपस में बात की। आप किसी को कॉल करते हो, अपनी बहन को करते हो, अपनी माता को करते हो, अपने सिस्टर को करते हो, अपने भाई को करते हो, तो उस तरीके से याद कर लेना कि आप चिंतन, दिमाग में उनकी पिक्चर बिठा लेते हो, कल्पना कर लेते हो उनकी। उसके आगे सह लगाना आपको कि संकल्पना का पुनर्गठन। आपके दिमाग में वो, अगर किसी की घंटी बजती है मोबाइल के अंदर, आप उसका नाम आता है तो उसका चेहरा ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाता है। वो क्या होता है कि आपका पुनर्वापिस आपको वो चीज़ें याद होगी। इस तरीके से इसको याद रखना कि कॉल सैनिक ने क्या क्या कहा है कि चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। चिंतन क्या है? संकल्पना का पुनर्गठन है। रोष क्या हुआ? किसी ने आपको कुछ कहा, आपके जो मान से आपको ज्ञान हुआ कि इसने आपने गलत कहा है, मानसिक क्रिया हुई और आपने रोष प्रकट किया। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि आपने समस्या का हल खोज लिया अपनी मानसिक प्रक्रिया के द्वारा, तो आपको गुड फील हुआ। कॉल सैनिक, आप किसी को कॉल करते हो तो संकल्पना का पुनर्गठन होता है। तो कॉल सैनिक तीनों ना परिभाषाएं आपको याद हो गई। और वॉरेन ने क्या कहा है? वॉरेन, किसी को क्या कर रहे हो? आप चेता रहे हो, वार्न कर रहे हो। देखो किस प्रकार से चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृतिवादी एक वैचारिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? एक वैचारिक प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या अथवा काम से प्रारंभ होती है। आपके सामने समस्या आ रही है और आपने कोई काम किया, काम में आपकी समस्या आई। समस्या आने से पहले आपको वार्न करना है, ठीक है? काम से प्रारंभ होती है आपकी समस्याएं। तो कौन कौन सी उसके सम्मुख में समस्याएं आएंगी, उसकी वैचारिक जो प्रक्रिया होती है, उसकी प्रतीकात्मक प्रकृतिवादी है, वो सभी क्या है? किसने बताई है? वॉरेन ने बताई। वही क्या होता है? चिंतन होता है। आपको पहले ही वार्न करना है, ऐसे समझ लेना। आप परिभाषा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि समस्या आपके सामने आई, वो समस्या कहाँ से प्रारंभ हुई? काम से प्रारंभ हुई, और उससे पहले आपको वार्न कर दिया आपकी वैचारिक शक्ति ने, चिंतन ने। तो वही क्या कहलाता है? वार्न के अनुसार चिंतन कहलाता है। देखो वार्न ने क्या कहा है? चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृतिवादी एक वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या अथवा काम से प्रारंभ होती है। ये सब मुझे लगता है कि ये चारों परिभाषाएं आपको याद होगी। रोस ने क्या कहा है? ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया होती है चिंतन। वुडवर्थ ने क्या हुआ? आपको अच्छा फील हुआ, आपने समस्या के हल को खोजा। कॉल सैनिक ने क्या कहा? आपके संकल्पना का पुनर्गठन हुआ। वॉरेन ने क्या कहा है कि समस्या काम के प्रारंभ से आपके सम्मुख आती है और उसे वैचारिक प्रक्रिया और चिंतन के द्वारा आप इसे क्या करते हो? आपके सामने ये प्रक्रिया आती है। वॉरेन के अनुसार है। चारों परिभाषाएं याद हो गई हुई, चारों चिंतन की।
अब हम देखते हैं ये जो परिभाषाएं हैं इसके आधार पर चिंतन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक पर चिंतन होता है आर्थिक, मतलब आंतरिक रूप से जो आप चिंतन करते हो, आपको किसी का कॉन्सेप्ट पता नहीं है, किसी भी घटना है उसको सम्मिलित करके जब आप पढ़ते हो तो वो आंतरिक चिंतन होता है। जबकि कार्यात्मक परिभाषा में हम क्या करते हो, आंतरिक व्यवहार और चिंतन उद्देश्य और चिंतन के परिणाम के आवश्यक रूप से इसे क्या किया जाता है, आपने व्यवहार को भी सम्मिलित कर लिया, जो आपके अंतर्मन से चल रहा है वो भी आपने इसको ऐड कर लिया, और चिंतन का जो परिणाम होता है उसको भी आपने ऐड किया, मतलब सब कुछ ऐड किया है दूसरे वर्ग में। पहले वर्ग में आपने क्या किया, चिंतन वर्तमान, अतीत अथवा भविष्य की घटनाओं से संबंधित होता है। इसमें वर्तमान है, अतीत है तथा भविष्य की घटनाओं से संबंधित क्या होता है, चिंतन होता है। चिंतन आंतरिक प्रतिनिधित्व की क्या होती है, प्रक्रिया होती है। ये इंपॉर्टेंट बात है। चिंतन क्या होती है, आंतरिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रिया होती है। आपके अंदर जो कुछ है, आपने अभी तक जितना भी सुना है वो सब आप चिंतन के माध्यम से याद करते हो। तो क्या करेंगे, आपने वर्तमान में क्या देखा, अतीत में क्या देखा, भविष्य में क्या देखा, सभी घटनाएं इसमें संबंधित होती हैं, और उसी के आधार पर आप क्या करते हो, चिंतन करते हो। उन सभी घटनाओं को सम्मिलित जो उसने कभी देखा अथवा अनुभव नहीं किया होता है। तो ये क्या है, आंतरिक प्रतिनिधित्व की प्रक्रियाएं होती हैं। चिंतन की कार्यात्मक परिभाषा में आंतरिक व्यवहार, चिंतन के उद्देश्य एवं चिंतन के परिणाम को आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जाता है। इसमें ना अनुभव किया होता है ना, इसमें नहीं किया हुआ ये नहीं आएगा, इसमें आएगा अनुभव। मैंने गलत लिख दिया है ना। उन सभी घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है जो कभी ना कभी उसने देखा होता है। और इसमें क्या कर रहा है, दूसरी वर्ग में परिभाषा पूछी नहीं जाएंगी, ये मैंने जो परिभाषा बताई 4 ही पूछी जाएंगी, ये तो मैंने समझाने के अर्थ में लिया है, तो इसको आप रटना मत। परिभाषा के आधार पर चिंतन के 2 वर्ग हैं। एक वर्ग तो क्या करता है, जो आपके अंदर आपने अभी तक कुछ भी देखा है, देखा है ना, उस घटना को देखा है, वहाँ देखा है, वहाँ सुना है, ये वो तो एक वर्ग में हो गई। और आपने व्यवहार में लाया उसको, फिर आपने चिंतन किया है, आपने उस काम को किया भी है, उस घटना में आप खुद शामिल थे, आपका एक्सीडेंट हो गया, भगवान न करे कभी हो, लेकिन अगर हो गया, फिर आपको वो चिंतन, जब आप वो मंजर याद करते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता, आप सोचते हो भगवान ने मुझे बचा लिया, तो वो व्यवहार में आ गया। तो व्यवहार चिंतन के उद्देश्य एवं चिंतन के परिणाम को आवश्यक रूप से सम्मिलित इसमें किया जाता है। आपने व्यवहार के द्वारा कैसे किया, जैसे कि आप बाइक लेके चले घर से, आप मुड़ते ही आपके क्या आया, सामने ट्रक आ गया, आपने हॉर्न नहीं दिया, उसको भी पता नहीं लगा, दोनों एक्सीडेंट हो गया, आपने हेलमेट भी नहीं लगा रखा था, तो अब आपने क्या हो गया, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपके मतलब हाथ में लगी, पैर में लगी, कहीं लगी, आप हॉस्पिटल में रहे 1 महीने, फिर आप वापस ठीक हुए। फिर आप जब भी दोबारा जाओगे, आपने जैसे बाइक मोड़ी, आपको पता लग गया हॉर्न नहीं बजाया था पहले की घटना से, तो आप अब हॉर्न बजाओगे, फिर कोई भी अगर आगे से गाड़ी आ रही हो तो उसको पता लग जाएगा। तो फिर आपने उसमें क्या किया है, सीखा है, परिणाम है चिंतन का। क्या सीखा आपने, कि मुझे जब मुड़ना है हेलमेट लगा के रखना है, और क्या करना है, मुड़ना है तो हॉर्न बजाना है। ये 2 वर्ग है, सिंपल है, इनको याद नहीं करना, मैंने ऐसे बताया है। चिंतन की प्रकृति, ये सारी पॉइंट याद रखने हैं। पहले क्या होती है चिंतन की प्रक्रिया, आप देखो, खुद सोचो, चिंतन की प्रक्रिया क्या क्या हो सकती हैं। आप चिंतन कब करोगे, जब आपके सामने कोई समस्या आती है, तभी तो आप चिंतन करते हैं। तो समस्या समाधान व्यवहार के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। समस्या के चारों तरफ आपके सामने समस्या ये आई कि आपकी एग्ज़ाम है, रिट की एग्ज़ाम है, ठीक है, रिट की एग्ज़ाम होने वाली है। अब आपको कोई ऐसा सेंटर नहीं मिल रहा, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही जिससे कि आप क्या कर रहे हो, उस अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सको। तो आप क्या कर रहे हो, हमेशा यही देखोगे, कहीं यूट्यूब पे देखोगे, कहीं बुक में देखोगे, कहीं देखोगे, ऐसे कि आपको कोई अच्छा मैटर मिले ताकि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। समस्या क्या है, आपके सामने रेट है, और उसकी समस्या के चारों तरफ ही आप घूम रहे हो, दिन सुबह शाम यही। तो चिंतन कर रहे हो, आपके दिमाग में बैठे कहीं और चिंतन यही चल रहा है कि यार रेट की एग्जाम है, मुझे पढ़ना है। तो समस्या समाधान व्यवहार के रूप में ये क्या है, चिंतन होता है। समस्या समाधान व्यवहार के रूप में चिंतन का काम है। दूसरा क्या होता है, लक्ष्य निर्देशित वास्तविक चिंतन। अब आपको ऐसे नहीं है, आपके सामने समस्या क्या है, रेट आपको पढ़ना है। अब किसी के पास में लक्ष्य नहीं है, वो ऐसे चिंतन कर रहा है कहीं कि मेरी तो वो है चिंतन, ये लक्ष्य तो टारगेट तो मैन तो यही है, रेट आपको प्राप्त करनी है। लेकिन आप कहीं दिमाग ये लगा रहे हो कि हाँ मेरे पड़ोस में क्या हो रहा है, मेरा दोस्त क्या कर रहा है, मेरी मम्मी क्या कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं। चारों तरफ से अगर आप ये रिलेशनशिप और कई अलग चीज़ों में आप ध्यान देते हैं तो आपका लक्ष्य तो ये नहीं है ना, लक्ष्य आपका रिट प्राप्त करना है। तो वास्तविक चिंतन आपको करना है, वही आपको क्या करेगा,
लक्ष्य की तरफ लेके जाएगा। तो लक्ष्य निर्देशित चिंतन होता है वही चिंतन माना जाएगा, बाकी अन्यथा वो चिंतन नहीं माने जाएगा। तो चिंतन, कौन सा चिंतन चिंतन है, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। तो कौन सा चिंतन चिंतन है? लक्ष्य निर्देशित चिंतन ही क्या होता है? चिंतन होता है, जिसे हम वास्तविक चिंतन भी कहते हैं। दिवा सवपन मन तरंग के विचारों को इधर उधर नहीं भटकने देना चाहिए कि दिन में ऐसे सोचना है कि हाँ ठीक है मैं पढ़ लूँगा, ये कर लूँगा, मैं IAS बन जाऊँगा, मैं RS बन जाऊँगा। उसके अकॉर्डिंग आपने मेहनत ही नहीं की, आपने दिवा सपन देखे हैं। दिवा सपन यानी दिन में सपने देखना। मन तरंग, मन के अंदर आपकी तरंगें आ रही हैं कि हाँ मैं तो बन ही गया, लेकिन आपने उसके तरफ चिंतन ही नहीं किया, आपने कुछ सोचा ही नहीं, बाकी आपका चिंतन तो कहीं और है, लेकिन वो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करेगा। तो लक्ष्य निर्देशित वास्तविक चिंतन ही चिंतन की प्रकृति होती है। समस्या समाधान व्यवहार के रूप में चिंतन होता है। लक्ष्य निर्देशित यानी वास्तविक चिंतन आपको करना है। थर्ड क्या आता है? मानसिक क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक देती है। मानसिक क्रियाएं आपकी मेंटल एक्टिविटी होती हैं, मानसिक क्रियाएं होती है आपके दिमाग में, जो ब्रेन जो काम करता है वो एक बार अगर आप चिंतन कर रहे हो तो वो आपको कुछ समय के लिए, आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं उनको कुछ समय के लिए ये रोक देती है। चिंतन आपको सोच रहे हो, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, लेकिन आपने फोकस कर लिया रेट पे, तो वो सभी आपकी जितनी भी और अलग मानसिक क्रियाएं थी वो सब रुक गई। तो ये क्या होती है? मानसिक क्रिया को कुछ समय के लिए रोक देती है ये चिंतन की क्रिया। संज्ञानात्मक प्रक्रिया, संज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है, प्रतीकात्मक क्रिया होती है। जब आप कोई काम करोगे तो उस काम के अनुसार आप चिंतन करोगे तो वही क्या होती है? प्रतीकात्मक क्रिया होती है। जैसे कि आपके सामने समस्या है, समस्या का आपने समाधान देखा, समाधान प्रतीकों के या चिन्हों के माध्यम से आपने ये क्या किया है? इनको मानसिक क्रियाओं को या चिंतन को आपने काम में लिया है। प्रतीक देखो, प्रतीक मैं इसमें आगे बढ़ाऊंगी, प्रतीक इसी वीडियो में आपको बताऊंगी कि प्रतीक चिन्ह कौन कौन से होते हैं। चिंतन एक ही समय में विस्तार एवं स्थान पर परिवर्तित होता है। चिंतन एक ही समय में, समय विस्तार व स्थान पर क्या होता है? परिवर्तित होता है। ये स्पेशल इम्पोर्टेंट बात है कि चिंतन एक ही समय में, चिंतन का विस्तार हो सकता है या फिर इस चिंतन का स्थान परिवर्तित भी हो सकता है। हाँ, एक ही समय में आप चिंतन को अलग अलग, आपके माइंड में दो चीज़ें चल रही हैं। कल आपकी रीट की एग्ज़ाम है, कल ही आपका बाद में रीट की एग्ज़ाम के बाद में पेपर है फाइनल ईयर का, तब आप क्या सोचोगे? हाँ मैं सुबह ये दे देता हूँ, पेपर दे देता हूँ, उसके बाद में मैं मेरी फाइनल की एग्ज़ाम दे दूँगा। तो दो चीज़ें आपके साथ में चल रही हैं। तो चिंतन आप एक साथ दो चीज़ें सोच सकते हो। तो चिंतन एक ही समय में विस्तार एवं स्थान में परिवर्तित हो सकता है चिंतन के। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, चिंतन की प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। अब देखो, चिंतन के साधन कितने होते हैं? जो मैंने चिन्ह के बारे में बात कर रही हूँ वो इसमें आएंगे। चिंतन के साधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसका बनता है? आपकी खुद की परछाई होती है, आपके पड़ोसी की परछाई, आपने जिनको देखा उनके सामने अगर आप उनको देख रहे हो तो आपकी आंखों पे, रेटिना पे क्या बनता है? आपका उल्टा प्रतिबिंब बनता है, फिर आपको माइंड सीधा करके दिखाता है। तो प्रतिबिंब क्या होता है? मानसिक तस्वीर, आपने देखा, सुना, अनुभव किया, वो सभी मानसिक तस्वीर के अनुसार क्या है? प्रतिबिंब है। तो मानसिक तस्वीर क्या है? प्रतिबिंब होती है। आपके दिमाग में के अंदर जो तस्वीर छपी हुई है, जैसे कि मैं क्या बोलूँ आपको, अमिताभ बच्चन, आपको पता लग गया। और अभी इम्फाल तूफान आ रहा है, तो इम्फाल तूफान आपके सामने प्रतिबिंब बन गया। आपने देखा है, सुना है, अनुभव तो नहीं किया है, लेकिन देखा उसको, सुना भी है टीवी के अंतर्गत। और अनुभव भी आप कैसे करते हैं? खुद पे अनुभव न करके अगर दूसरों पे अनुभव करके सीख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो देखा, सुना, अनुभव किया, मानसिक तस्वीर आपके बनती है, तो वो क्या है? प्रतिबिंब है। दूसरा आता है प्रत्यय। प्रतिबिंब और प्रत्यय में बहुत अंतर होता है ना। ये मानसिक तस्वीर होती है, जबकि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय हर चीज़ के लिए, हर पढ़ाई के लिए, हर क्षेत्र में प्रत्यय काम में आता है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो प्रत्यय चिंतन के लिए, किसी भी समाज में आगे बढ़ने के लिए, किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी होता है प्रत्यय कॉन्सेप्ट। पदार्थों का वर्गीकरण होता है इसमें। पदार्थों का वर्गीकरण कैसे होगा? जैसे कि मैंने बोला गुलाब जामुन, सबको पता है गुलाब जामुन, तो पदार्थों का वर्गीकरण हो गया कि हाँ गुलाब जामुन है। अब मैं आपको आंख बंद करके एक तो रसगुल्ला दे दूँ, एक गुलाब जामुन दे दूँ, तो अब आप रसगुल्ला और गुलाब जामुन में डिफरेंस नहीं कर पाओगे। दोनों ही पदार्थ हैं, दोनों में कैसे कर पाओगे? दोनों ही सेम है। लेकिन मैंने ये बोला कि ये गुलाब जामुन है वन वाला और दूसरा क्या है? रसगुल्ला है। दोनों ही देखे हुए हैं आपके, लेकिन मैंने बताया तो आपको पता लग गया। तो पदार्थों का वर्गीकरण
वर्गीकरण करता है प्रत्येक कॉन्सेप्ट। समय कम लगता है। समय कैसे कम लगेगा, जैसे कि मैं पढ़ा रही हूँ गुलाब जामुन की मंजे तस्वीर, ताजमहल मानो, गुलाब जामुन छोड़ो, मेरा फेवरेट है गुलाब जामुन, मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मेरी इच्छा होने लग गई। ताजमहल देखो, ताजमहल सबको पता है ताजमहल। अब मैं आपको ताजमहल की तस्वीर बनाऊं या फिर कहीं से तस्वीर लेके आऊं, फिर आपको ताजमहल के बारे में बताऊं, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है। अब ताजमहल मैंने बता दिया तो आपको सबके दिमाग में कौन से है वो प्रत्येक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, ताजमहल ऐसा दिखता है, तो समय कम लगता है इसमें। चिंतन की सीमाएं विस्तृत इसमें हो जाती हैं। तो प्रत्यय जब होगा तो चिंतन की सीमाएं क्या हो जाएंगी, विस्तृत हो जाएंगी, आप ज़्यादा उसके बारे में सोचोगे। तो प्रत्यय अनिवार्य है, पदार्थों का वर्गीकरण किया जाता है प्रत्यय से, समय कम लगता है किसी भी चीज़ में, चिंतन की सीमाएं विस्तृत होती हैं। प्रतीक चिन्ह देखो कैसे होते हैं, प्रतिबिंब समझ गए आप, देखा सुना अनुभव तीनों काम में आ रहे हैं। प्रत्यय में क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पदार्थों का वर्गीकरण कर सकते हो आप आराम से, समय कम लगेगा और चिंतन की सीमाएं विस्तृत होंगी। प्रतीक चिन्ह, जैसे कि प्रतीक चिन्ह, अब देखो आप बच्चों को पढ़ाओगे तो मैं उसी के अनुसार आपको प्रतीक चिन्ह बता रही हूँ। जैसे ट्रैफिक लाइट होती है, ट्रैफिक लाइट प्रतीक चिन्ह, उसमें सिंबल होते हैं अलग अलग, रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है ना, तो अलग अलग लाइटें होती हैं, उसी के अनुसार रेड लाइट होती है तो आप रुक जाते हो। तो ट्रैफिक लाइट, ध्वज, ध्वज पता है सबको, विद्यालय की घंटी, घंटी बजती है तो सब सारे बच्चे चले जाते हैं अपने आप ही, चाहे बच्चे टीचर बोले या नहीं बोले, कई शैतान बच्चे भी होते हैं। तो विद्यालय की घंटी, गाने एवं नारे, ये सभी क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, चिंतन। अब देखो प्रतीक चिन्ह, जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, ट्रैफिक लाइट होता है, जैसे ध्वज होता है, विद्यालय की घंटी, गाने एवं नारे, बाकी और भी हैं जो क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, वो सभी क्या होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, जिससे हम चिंतन कर पाते हैं। इम्पोर्टेंट क्या बात है इसमें, तीन व्यक्ति हैं, तीन व्यक्ति जब काम करेंगे एक ही चीज़ पे तो देखो क्या होता है, बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ट, बेल्ट भी मिलता है और बेल्ट भी मिलता है ना। बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बेल्ट ने क्या कहा है कि चिंतन रूपी खेल को प्रतीक एवं चिन्ह नामक प्यादों से खेला जाता है। तीन व्यक्ति बैठे हैं टेबल के ऊपर, वो खेल रहे हैं, प्यादे खेल रहे हैं ना, प्यादों के रूप में ये खेल रहे हैं। तो इन्होंने क्या बताया चिन्ह को, कैरम बोर्ड है, कैरम बोर्ड में होता है ना प्यादे, तो कैरम बोर्ड ये तीनों मिलकर खेल रहे हैं। कैरम बोर्ड दो ही, कैरम बोर्ड नहीं, क्या नाम है मुझे ध्यान में नहीं आ रहा उसका, चेस, चेस के अंदर होते हैं प्यादे चलते हैं आगे ना। तो चेस में दो व्यक्ति खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन व्यक्ति हैं। बोरिंग है, लैंगफील्ड है और वेल्ट है। ये बोल रहे हैं कि चिंतन रूपी खेल है, उसमें प्रतीक एवं चिन्ह नामक प्यादों से खेला जाता है, इसके बिना यह सफल एवं प्रतिष्ठित खेल नहीं बन सकता है। यानी कि इन तीनों ने इम्पोर्टेंट माना है कि प्रतीक चिन्ह जरूर होने चाहिए। जैसे कि आप चेस खेलते हैं तो हाथी अलग होता है, घोड़ा आपको सबको पता है, राजा होता है, वजीर होता है, प्यादे आगे चलते हैं। तो यही बोरिंग, लैंगफील्ड, बेल्ट ने कहा कि चिंतन रूपी खेल में प्रतीक चिन्ह ये प्यादे होते हैं खेल को, जो इनके बिना क्या होता है, खेल प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। जिस प्रकार से अगर आपने घोड़े निकाल दिए चेस में तो कोई काम का नहीं होता गेम, उसी प्रकार से हर चीज़, हर प्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ये बताना चाह रहे हैं बोरिंग, लैंगफील्ड एवं वेल्ट। चिंतन के प्रकार देखो, चिंतन की चार परिभाषाएं देख ली। चिंतन की आपने क्या देखी, प्रकृति देखी, चिंतन के प्रतीक चिन्ह आपने देख लिए। अब चिंतन के प्रकार, प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और अनिर्देशित साहचर्यात्मक चिंतन, चारों याद रखने हैं। प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अनिर्देशित चिंतन। चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से होते हैं, तो चिंतन को आपकी कौन कौन सी चीज़ें देखो ध्यान करेंगी, प्रभावित करेंगी, आप खुद ही दिमाग लगाओ। ध्यान और रुचि करती हैं, अभिप्रेरणा, आपको मोटिवेशन की, आपको रेट की तैयारी करनी है तो आप चिंतन फोकस उसी पे करोगे तो अभिप्रेरणा काम करती है। बुद्धि आपकी काम करती है। समाज से संपर्क किस प्रकार का वो आपका डिपेंड करता है चिंतन पे। संवेग आपको किस प्रकार का मिला है। भाषा और प्रत्यय ये सभी क्या करते हैं, चिंतन को प्रभावित करती हैं। तो भाषा भी चिंतन को प्रभावित करती है। चिंतन के लिए जो शिक्षण विधियाँ हैं वो कई प्रकार की होती हैं, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चिंतन के प्रकार चार प्रकार हैं, प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, अनिर्देशित या साहचर्यात्मक चिंतन। चिंतन को प्रभावित करने वाले कितने हैं कारक तत्व, ध्यान व रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि, समाज से संपर्क, संवेग, भाषा और प्रत्यय। दोबारा देख लो, मैं दोबारा बता देती हूँ इसको आपको। चिंतन क्या होता है,
चिंतन क्या होता है? रोज के अनुसार क्या है? ज्ञानात्मक पक्ष की एक मानसिक क्रिया होती है। वुडवर्थ ने क्या कहा है कि चिंतन किसी समस्या का हल खोजने की मानसिक प्रक्रिया होती है। कोलसेनिक ने क्या कहा है कि चिंतन संकल्पना का पुनर्गठन है। वॉरेन ने क्या कहा है कि चिंतन प्रतीकात्मक प्रकृतिवादी एक वैचारिक प्रक्रिया है जो व्यक्ति के सम्मुख उपस्थित किसी समस्या अथवा काम से प्रारंभ होती है। परिभाषा के आधार पर वर्ग हैं, दोनों आपको याद नहीं रखने, इसमें से नहीं आएगा। चिंतन की प्रकृति समस्या समाधान व्यवहार के रूप में होती है। मानसिक क्रियाओं को कुछ समय के लिए रोक देती हैं, संज्ञानात्मक प्रक्रिया करती है, प्रतीकात्मक क्रियाएं होती हैं। चिंतन एक ही समय में विस्तार भी हो सकता है और स्थान परिवर्तित भी हो सकता है। लक्ष्य निर्देशित होना चाहिए चिंतन, ये चिंतन की क्या होती है? प्रकृति होती है। चिंतन के साधन के 3 प्रकार होते हैं। तो प्रतिबिंब होता है, एक प्रत्यय होता है, एक प्रतीक चिन्ह होता है। तो बोरिंग, लैंगफील्ड बेल्ट ने प्रतीक चिन्हों को बहुत इंपॉर्टेंट माना है, खेल के पाद्य के समान माना है। चिंतन के प्रकार प्रत्यक्षीकरण चिंतन, अमूर्त चिंतन, सृजनात्मक चिंतन और अनिर्देशित या साहचर्यात्मक चिंतन। चिंतन को प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं ध्यान व रुचि, अभिप्रेरणा, बुद्धि, समाज से संपर्क, संवेग, भाषा और प्रत्यय। शिक्षण विधियाँ चिंतन की पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।